नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। सेकुलर पार्टियों का जो गणित है वो सिर्फ भाजपा विरोध और अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने पर आधारित है, लेकिन उनका गणित लगातार गड़बड़ता जा रहा है। इन पार्टियों का जो अधिकांशता इंडिया गठबंधन के साथ तालमेल में है या कुछ अलग भी हैं, वो सभी अल्पसंख्यक वोटों पर निगाह लगाएंगे। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जो लगातार इनकी चिंता बढ़ा रही है। इस पार्टी का नाम है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AIMIM। इस पार्टी के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, सांसद हैं हैदराबाद से। वो लगातार इन सेकुलर दलों की चिंता बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस की चिंता बढ़ाई है, वहीं वो अब बिहार पर टारगेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद उनका जो दूसरा निशाना है उत्तर भारत में, वो बिहार है। उन्होंने बिहार की 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की योजना बनाई है। ये 11 सीटें बिहार के सीमांचल क्षेत्र की हैं। सीमांचल क्षेत्र में 7 लोकसभा क्षेत्र हैं। इन 7 लोकसभा क्षेत्रों को उन्होंने फोकस किया है। उसके अलावा 4 अन्य क्षेत्रों में भी वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उनके प्रत्याशी उतारने के बाद से जब घोषणा हुई है, अभी उतारे नहीं है, घोषणा हुई है, बिहार के सेकुलर दलों में खलबली मची हुई है, विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार में अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। हालांकि ओवैसी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना यह है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हमारी पार्टी को AIMIM को गठबंधन में तो जगह दी नहीं, इंडिया ब्लॉक में तो शामिल किया नहीं। अब वो सेकुलर मतों की चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर सेकुलर वोटों के बिखराव की चिंता थी और भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने की अगर उन्हें इतनी चिंता थी, तो AIMIM को भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहिए था। तब तो हिस्सा बनाया नहीं, तब तो साझेदारी की नहीं। अब चिंता क्यों कर रहे हैं? तो ओवैसी बिहार में अब चुनाव में उतरकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी करने की तैयारी में। हालांकि जो अभी की स्थिति है उसमें वहां भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में चुनाव हुआ था, गठबंधन 2019 में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का था, इसने अच्छी सफलता अर्जित की थी। और 2020 का जब चुनाव हुआ था वहां विधानसभा, तो उसमें ओवैसी की पार्टी को 6 विधायक जीतने में सफलता मिली थी। हालांकि उनके 5 विधायक बाद में छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए। एक अकेला विधायक ही रह गया जो उनका प्रदेश अध्यक्ष है। यह अलग बात है कि विधायक उनके छोड़कर चले गए, लेकिन जो सीमांचल का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें ओवैसी की पार्टी की घुसपैठ है, पहले से है। और अगर वो अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे तो ये निश्चित है कि वहां मुस्लिम मतों का विभाजन हो। सेकुलर दलों के बीच राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कैंडिडेट और AIMIM के कैंडिडेट, इन सब के बीच विभाजन हो और फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अभी उन्होंने घोषणा नहीं की है किन सीटों पर लड़ेंगे। एक चर्चा थी कि वो मायावती जी से तालमेल करेंगे, लेकिन अब तालमेल की उम्मीद समाप्त होती जा रही है, क्योंकि मायावती जी शायद किसी से तालमेल नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति में ओवैसी अपने कैंडिडेट सीधे खड़ा करेंगे। तो वो पहले उत्तर प्रदेश में सेकुलर दलों की टेंशन बढ़ाएंगे, उसके बाद वो बिहार में बढ़ाएंगे। हो सकता है वो पश्चिम बंगाल में भी इस प्रयोग को अपनाएं, महाराष्ट्र में भी करें, तो तमाम जगह वो अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं।
और अगर उनके प्रत्याशी उतरते हैं तो निश्चित रूप से वो इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे। भले ही वो बहुत ज़्यादा सांसद जिता ना पाए, शायद कहीं ना जिता पाए, वो अकेले फिर वहीं जैसे हैदराबाद से जीतते हैं वो जीते, लेकिन वो हरा बहुत सारे लोगों को सकते हैं और ये फायदा एनडीए को ही होगा। देखते हैं ओवैसी की अगली रणनीति क्या रहती है। जैसे ही उनके नामों की घोषणा होगी और उनके अगले स्ट्रेटजी की जानकारी होगी फिर चर्चा करेंगे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।